अमरीकी सदर 500 टन सामान के साथ सफ़र क्यों करते हैं? हो सकता है कि बहुत से लोगों को अमरीकी सदर का देव हैकल तैयारा एयरफोर्स वन ही नज़र आता हो, वही उड़ रहा होता है, मगर ऐसा नहीं। अमरीकी सदर दुनिया के किसी भी खित्ते का दौरा करें, वो इंतहाई महंगा होता है और उस पर कितना खर्च आता है, इस हवाले से अमरीका के ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स काफ़ी दिलचस्प हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ जुड़ी एक और अहम खबर और दिलचस्प खबर, वो भी चीन से। चीन से वापसी पर वहाँ से मिलने वाले तोहफ़े या तोहफे वहीं फेंक कर आने की वजह, अमरीकी वफ़द की जानिब से वहीं फेंक कर आने की वजह क्या है, इस वजह को जानने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई है, ब्रिक्स जो इजलास था वज़राए ख़ारजा का, उसके फ़ोरम की सफारती नाकामी इंडिया का हुई है इस मामले पे, वो भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा है। तो शुरू करते हैं अमेरिका के सदर के गैर मुल्की दौरे से। अमेरिकी सदर के चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 2 रोज़ गुजारने के बाद अब वो वापस वाशिंगटन पहुंच गए हैं सदर ट्रंप। लेकिन ये एक ऐसा दौरा था जिसको दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने बग़ैर किसी वक्फे के 48 घंटे कवरेज दी, और यहाँ तक दौरा शुरू होने से बहुत पहले ही इसकी कवरेज शुरू हो चुकी थी और दुनिया भर के मीडिया के नुमाइंदे बीजिंग पहुँच चुके थे। ये एक बड़ा तारीख़ी इवेंट करार दिया गया और था भी, और दौरे के अख्ताम के बाद भी इस पर अब तबसरे और तज्ज़िये जारी हैं। अमरीकी सदर के दौरे में उनका सामान बहुत अहम होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आता है, और ये सब तो हमने पाकिस्तानियों ने भुगत भी लिया, देख ही नहीं लिया, भुगत भी लिया। तो जब इस्लामाबाद में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस आए थे, तब क्या हुआ था और किस तरह इस्लामाबाद को बंद किया गया और सामान की हिफाजत के लिए क्या कुछ किया गया। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमरीकी सदर जब किसी मुल्क जाते हैं, किसी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं और उसके लिए वो वाइट हाउस यानी अमरीकी सदारती महल से या सदारती घर से निकलते हैं, तो वो महज एक गाड़ी नहीं लेते, यानी सिर्फ एक उनके पास एक मोटर कैड या गाड़ी नहीं थी। उनका मोटर कैड का मतलब क्या है, ये एक पूरा मोबाइल फ़ौजी बेस लेके जाते हैं, यानी फ़ौजी बेस होता है, पूरा यूनिट होता है फ़ौज का, और ये इसमें बड़ी एसयूवीज़ होती हैं, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स से भरी हुई गाड़ियाँ होती हैं, और इसको एक ऐसा कैड या हिफाजती बंदोबस्त या कहा जाता है कि जिसमें हयातियाती और कीमियाई हमले यानी बायोलॉजिकल और केमिकल हमले, यानी उन पे अगर कीमियाई हथियारों से हमला हो तब भी वो ज़िंदा बच जाने के काबिल हों या उनको ज़िंदा बचाया जा सके। ये मिलियन डॉलर्स यानी दसियों लाख डॉलर्स मालियत का हिफाजती इकदाम या सिक्योरिटी बबल होता है, जिसके अंदर सदारती जो सदर सफ़र करते हैं, सदारती मोटर कैड जिसको कहा जाता है। तो मोटर कैड का मतलब सिर्फ वो गाड़ियाँ नहीं हैं। क्या दुनिया का कोई और रहनुमा भी इस सतह की हिफाजत में सफ़र कर सकता है? यकीनन करते हैं, कर भी सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन इस लेवल का, इस सतह का शायद ही कोई हो जो अमरीकी सदर के लिए इक़दाम किए जाते हैं, हिफाजती इक़दाम, और ये एक उनके प्रोटोकॉल है या उनकी अपनी जो ब्लू बुक होगी उसके अंदर लिखे होंगे। तो सिर्फ सदारती जो मोटर कैड है उसके एयर लिफ्ट करने के, एक मुल्क से दूसरी जगह लेके जाने पे 5 से 10 मिलियन डॉलर दरकार होते हैं। मतलब कि अमेरिका के सदर जब किसी मुल्क जाते हैं तो इससे पहले उनकी हिफाजती टीम और उनका सामान जो है वो वहाँ पहुँचाया जाता है, जिस पर 50 लाख से 1 करोड़ डॉलर तक खर्च आता है, लागत आती है। ये कह रहे हैं अमरीकी ज़राए अबलाग, और ये तकरीबन कहते हैं 500 टन वज़नी सफ़री लगेज होता है, जिसमें गाड़ियाँ, द बीस्ट उसको कहा जाता है, जो उसका गाड़ी की बड़ी उनकी वो है, सपोर्ट गियर होता है और सिक्योरिटी का सामान शामिल होता है इसमें। वाशिंगटन से ये सामान चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग तक पहुंचाने में कितना खर्चा आया है, इस हवाले से भी इसको जब मुंतकिल किया गया, कितनी गाड़ियाँ चाहिए, तो गाड़ियाँ जो है उससे ज़्यादा उनको C-17 ग्लोब मास्टर्स परवाज़ें दरकार थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ़िज़ाई सफ़र का जहाज़ समझा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 8 तैयारे C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े माल बरदार फ़िज़ाई जहाज़ों में से एक है, जो बहुत ज़्यादा सामान उठा सकता है, और इसकी फ़ी घंटा परवाज़ यानी C-17 ग्लोब मास्टर की फ़ी घंटा परवाज़ पर तकरीबन $25,000 खर्च आता है। और ये ट्रांस पैसिफिक परवाज़ थी, राउंड ट्रिप था, यानी पहले वो पूरे समुंदर के ऊपर से वाशिंगटन से चीन पहुँचे और चीन से वापस वो अमेरिका गए हैं। तो इस पर जो ये एक तवील सफ़र था दोनों तरफ का, और जहाज़ों पे जो खर्च आया होगा इस पूरी उड़ान का 1 घंटे की, जहाँ $25,000 सिर्फ परवाज़ का आता है, फ्यूल का या उस तरह का ट्रिप का। तो मुकम्मल सफ़र की एविएशन और सपोर्ट जो एयरफोर्स वंस ने भी साथ किया अमरीकी सदर के तैयारे ने, उसका तखमीना कहते हैं कि मजमूई तौर पर, एक तखमीना है, लागत है, ये 13 से 21 मिलियन डॉलर। इस दौरे के बाद बीजिंग से जब वो वापस पहुँचे हैं तो फिर एक नई कहानी आई है कि तोहफ़े फेंक कर आए हैं वो,
तो तहाइफ ने पूरी अमरीकी वफ़द ने फेंके हैं और एयरफोर्स की सीढ़ियों के साथ, एयरफोर्स वन जो अमरीकी सदर का तैयार है उसकी सीढ़ियों के साथ कहते हैं कूड़ेदान था, एक डब्बा रखा गया था, उसमें हर सवार होने वाले मुसाफिर ने वहाँ पर अपना सारा सामान फेंका और ये कैमरों के सामने, लेंसेज के सामने हुआ ये सारा कुछ। ये इस तरह की खबरें गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इस तरह की कुछ फ़ेक न्यूज़ भी जो हैं वो भी ज़ाहिरी बात है लोग उड़ाते हैं, फ़ेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे, ख्वाह अमरीकी हों, पाकिस्तानी हों, कहीं भी हों, चाइनीज़ हों। तो इसकी सबसे पहले जो खबर थी वो न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी है एमिली गॉर्डन ने दी थी। उन्होंने वो अमरीकी सदर के साथ सफ़र कर रही थी बीजिंग का। दी न्यूयॉर्क पोस्ट उनका बड़ा करीबी अखबार है रिपब्लिकन का। तो एयरफोर्स वन की वापसी की उड़ान भरने के लिए जब वो तैयार था तो उन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट की कि चीन से वापसी पर अमरीकी सदर के एयरफोर्स वन पर सवार होते वक्त अमरीकी अमले ने, ये खातून साफ़ी लिख रही हैं, चीनी हुकाम की जानिब से दी गई हर चीज़, तमाम मुसाफरों ने तमाम चीज़ें जो हैं, रिपोर्टर्स थे, जो स्टाफ था, उनसे उन्होंने हुकाम ने ले लिया, अमरीकी अमले ने ले ली और जहाज़ की सीढ़ियों के नीचे ज़मीन पर पड़े एक डब्बे में फेंक दी। ये अमरीकी सहाफ़ी ने अपनी पोस्ट में लिखा। और अमरीकी सदर के जहाज़ में चीन की तरफ से दी गई कोई चीज़ भी लाने की इजाज़त नहीं थी, ये उन्होंने पोस्ट किया। उसके बाद से ये हर तरफ ये बात की, कहते हैं कि हर बैज जो पेन दे दिए गए थे, यादगारी सिवीनियर थे, वो बिल्कुल ज़ाया कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, ख़त्म कर दिए। और चीनी हुकाम की जानिब से जो जारी करदा कार्ड्स थे, यानी जो अमले को दिए जाते हैं, सदारती अमले को और प्रेस को दिए गए थे, वो भी फेंक दिए गए थे। इस हवाले से बाद तस्वीर भी कुछ पोस्ट की गई हैं सोशल मीडिया पे, मगर उनमें तज्ज़िया करने से मालूम होता है कि वो AI यानी मसनूई ज़हानत से बनाई गई तस्वीर हैं। उनमें से बहुत सी तस्वीर में कोई हकीकत नहीं है, इस तरह का कोई डब्बा कहीं दिखाया नहीं गया। अमरीकी सदर के तैयारे पर वापसी में चीन की जो बनाई गई कोई भी चीज़ जो है ले जाने की इजाज़त नहीं थी। इस हवाले से अब मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तबसरे कर रहे हैं। लेकिन सदारती सिक्योरिटी और ख़ास तौर पर अमरीका के सदर के हिफाजती इक़दाम को अगर देखा जाए तो इस नोयत की चीज़ कोई अनहोनी नहीं है। और ये इसी नोयत की चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ स्कैनर किए बगैर वहाँ नहीं जा सकती। और अब चीन जैसे मुल्क हो तो एक और इस्तिलाह इसमें इस्तेमाल की गई है इस दौरान कि बर्नर फ़ोन। अब बर्नर फ़ोन वो होते हैं कि चीन के दौरे से जाने से कबल अमरीकी अमले ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के जो तमाम फ़ोन थे वो कहा जा रहा है कि वो वाशिंगटन में छोड़ दिए थे और सफ़र के लिए एक अलग फ़ोन, नए फ़ोन लिए थे। और ये सिर्फ उसी मकसद के लिए थे कि वापसी पर उनको ज़ाया किया जाता है, तो वो बर्नर फ़ोन को कहा जाता है। तो कहते हैं कि वो वापसी पर ज़ाया कर दिए गए। ये ऐसे फ़ोन्स होते हैं बर्नर फ़ोन्स की आपने वक्ती इस्तेमाल के लिए किसी ख़ास जगह पर जाने के या ख़ास मकसद के लिए उसके बाद आपने वो कर दिया, ताकि आपका ज़ाती डेटा जो है वो उसमें महफूज ना हो, स्टोर ना हो और उसको कहीं कहीं से वो ना कर सके। तो आखिर में बात करते हैं ब्रिक्स के इजलास की जो इंडिया में हुआ और जिसमें इंडिया की सफारती नाकामी हुई। इसका जिक्र हमने गुज़श्ता रोज़ का किया था, गुज़श्ता रोज़ व्लॉग में, कि पहले दिन के इजलास की कार्रवाई पर हमने बात की थी और जिस खदशे का इजहार किया था वो तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ है कि मुश्तरका एलामिया नहीं आ सका। ब्रिक्स के ग्रुप के रुकन ममालिक जिनमें ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं, इस बार उनके वज़राए ख़ारजा का जो जुम्मे के रोज़ 2 रोज़ा इजलास जो था वो ख़त्म हुआ, जुमेरात और जुम्मे कल ख़त्म हो गया था नई दिल्ली में, उसका मुश्तरका एलामिया जारी करने में नाकाम रहे हैं। और इसमें इंडिया की भी नाकामी है, वो इसकी मेज़बानी कर रहा था। और ये दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात इसकी वजह बताई जा रही है। ज़ाहिर बात है कि जब ईरान की जंग हो रही है, ईरान और मशरिक़ी वस्ती में जो सूरत हाल है, तो ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक नई दिल्ली में जो इजलास हुआ है उसके अख्ताम पर मेज़बान मुल्क इंडिया ने मुश्तरका बयान के बजाय एक सदारती एलामिया जारी किया है। यानी वो चूँकि मेज़बान मुल्क है तो उसकी तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें इख्तलाफात की निशानदेही की गई है। और इख्तलाफात सबको पता है कि ये ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान है। कहा जा रहा है कि ईरान ने उभरती हुई मीशतों के इस इत्तेहाद में यानी ब्रिक्स से मुतालबा किया था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जंग की मज़म्मत करे। अब ये एक लिहाज से दुरुस्त भी था क्योंकि वो उसका रुकन है तो वो चाहेगा कि जो इत्तेहादी हलीफ ममालिक हैं वो करें। लेकिन दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात UAE भी इसका हिस्सा था, तो उनने भी ईरान की फ़ौजी कार्रवाइयों की बराह रास्त जो है ना वो, चूँकि वो उन्होंने कहा था कि हमें मुलविस नहीं है, हम पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो इंडिया की जानिब से अब जारी जो बयान है और इजलास की दस्तावेज़ है उसमें ये कहा गया है कि मगरबी एशिया यानी वेस्ट एशिया और मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल यानी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बाज़ रुकन ममालिक के दरमियान मौक़िफ़ में इख्तलाफ पाया गया। ये उन्होंने कहा है, सारी बातें सफ़ारती अल्फाज में उन्होंने लिखा है। बयान के मुताबिक इन आराम में जल्द अज जल्द बहरान के हल, मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर और ख़ुद मुख्तारी और सलामती की जो इलाकाई सालमियत है उसको उसका एहतराम करने के जैसे नुकात शामिल थे।
अब इख्तिलाफ़ हुआ है तो इख्तिलाफ़ में उस तरीके से खुल के दोनों के मुल्कों के नाम नहीं लिए गए। एलामिया में अलबत्ता ये कहा गया कि मुज़ाकरात के दौरान बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी, वही वाली बात कि अब आलमी आबी रास्तों में रुकावट ना पैदा करने और उनकी समुद्री आमद-ओ-रफ़्त की आज़ादी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया गया है। वो दोनों ममालिक पे लागू होता है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करते हैं, यानी ईरान भी और अमारात भी। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान, और उन्होंने किसी मुल्क का इसमें नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के एक रुकन ने बयान के बाज़ हिस्सों को रोका है। यानी उन्होंने कहा कि मुश्तरका एलामिया को उन्होंने रोका है, और क्योंकि हमारा बयान था उसमें, तो उन्होंने कहा कि हमारा इस मुल्क से कोई इख्तिलाफ़ नहीं, यानी अमारात से ईरान के वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इख्तिलाफ़ नहीं, वो मौजूदा जंग में हमारा हदफ भी नहीं थे। हमने सिर्फ उन अमरीकी फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया जहाँ से बदकिस्मती से हम पे हमले किए जाए, हमारे उनकी सरज़मीन इस्तेमाल की गई और उनकी सरज़मीन पर ये मौजूद हैं। अमारात ने भी फिर इस पे उनके वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब्बास अराग़ची की, ईरानी वज़ीर ख़ारजा की, और उस बयान में अमारात ने कहा कि वो अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती या आज़ादाना फ़ैसलों को मुतासर करने वाले किसी भी इल्ज़ाम या धमकी को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये पहले से भी इस तरह के बयानात देते रहे हैं, और इस बयान में अब अमारात ने मज़ीद कहा है कि वो किसी भी धमकी, दावे या जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ अपने तमाम खुद मुख्तार कानूनी, सफ़ारती और फ़ौजी हुकूक महफूज रखता है, यानी वो जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। अमारात के नायब वज़ीर ख़ारजा और ब्रिक्स इजलास में नुमाइंदा जो हैं, जिन्होंने नुमाइंदगी की, खलीफा बिन शाहीन अल मरर ने कहा कि 28 फरवरी 2026 से मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान की जानिब से बार बार गैर ज़रूरी और दहशतगर्दाना हमलों का सामना है। और ये उन्होंने कहा कि जिनमें उनके बराह रास्त शहरी तनसीबात को, अमारात की शहरी तनसीबात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ये उन्होंने ईरान पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया, और उन्होंने कहा कि ईरान बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों में रुकावट डाल रहा है, ये भी उनका इल्ज़ाम था। और कहा कि अपनाए हुर्मुज़ की अमली बंदिश भी इसमें शामिल है ईरान की जानिब से। तो जो अमारात के नायब वज़ीर ख़ारजा ने ये मज़ीद ये कहा अपने इस बयान में कि मुत्तहिदा अरब अमारात किसी से तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ार नहीं करता, और ना ही इस मामले में किसी की मुआवनत का मुंतज़िर है, बल्कि वो ख़ुद जो है हर चैलेंज का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये उस तरफ इशारा होगा कि जो उनको जोड़ा जा रहा है इसराइल के साथ। उनने कहा कि जो हमारे ख़िलाफ़ हुआ है ये खुली जारहियत है।